हम्म, हम्म। चालू है, आवाज मुझे नहीं आ रही। चलो जी, वर्तमान में देश के अंदर एक वायरस जिसका नाम दिया गया है कोरोना, उसकी एक बहुत बड़ा संकट बीमारी आई हुई है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका हम छोटा घरेलू इलाज भी करेंगे तब भी ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे वायरस प्राय विदेश से आते हैं, लगातार आते रहे। हमारे यहाँ पूर्वज संत कहते थे कि जो विदेश जाएगा वो अछूत माना जाएगा, वापिस आता था, उसका शुद्धिकरण होता था। जिसके पीछे ये विचार था कि अगर बाहर कोई जाएगा तो गलत विचार भी ला सकता है, कोई ऐसी बीमारी भी ला सकता है। और ये हुआ भी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 1917-18 में जब खत्म होने जा रहा था, तब ये हमारे फौजी बाहर से आने लगे और उसके साथ में स्पेनिश फ्लू ले आए और वो हमारे भारत के अंदर कुल 2.5 दिन चला और 2 करोड़ लोग उसमें खत्म हो गए। और इसी प्रकार स्पेनिश फ्लू के साथ में समय समय पर हमारा नया नाम, जैसे स्वाइन फ्लू है, डेंगू, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, प्लेग, ये लगातार आते रहे और इनके पीछे कई साजिशें भी चलती रहती है। आपने देखा होगा कि 1995-96 में हमें डराया गया मीडिया के माध्यम से कि प्लेग आ गया है और बहुत बड़ी महामारी है, सूरत शहर खाली हो गया और अरबों रुपए की यूरोप की कंपनियों की दवाइयां बिक गई। तो ये समय समय पर ऐसी कंपनियों की साजिश भी चलती रहती है, उससे हमें आगाह रहना चाहिए, सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुल मिला के बात यह कि आज ये जो संकट है इसमें हम थोड़ा दूरियां बनाए रखें, क्योंकि ये छूत की बीमारी कहलाती है, जैसे टीबी होती थी या अन्य बीमारियां भी। तो ये हम थोड़ा दूरियां रखें, इसका ध्यान रखें। आप सीधा साधा 1 चम्मच हल्दी का, छोटी उम्र का है तो 1/4 चम्मच, आधा चम्मच रोजाना आप गर्म पानी या रात को दूध के साथ में लें। गिलोय की गोली आती है, पतंजलि की गिलोय वटी, वो आप सुबह शाम 1 लें, गर्म पानी पिए। मैं 365 दिन गर्म पानी पीता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं होती। आप भाप लें, 5 तुलसी पत्ते लें, छोटी उम्र वाले को थोड़े कम दे दें। और इसी प्रकार अगर वायरस आ भी गया है तो आप प्याज, लहसुन और अदरक की 5-5 रस की बूंदें 1 गिलास गर्म पानी के साथ में आप ले लें तो वो वायरस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हमें सोचने की स्थिति पैदा हो रही है कि आजादी के 70 साल बाद में हमें आश्वस्त किया गया था कि अब प्रदेशों का, आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, सबका भला होगा और वो स्वावलंबी होगा। हमारे यहाँ संविधान की रचना की गई और उसमें आज के दिन हम देख रहे हैं संविधान की क्या स्थिति हो रही है। कानून व्यवस्था को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार की मुनादी है, मनाही है कि कोई घरों से बाहर नहीं निकले, 5 आदमियों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो, पर लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। बल्कि पुलिस और डॉक्टरों को डंडे पड़ रहे हैं जो इसका जाब्ता करें, ध्यान रख रहे हैं। आज की इस परिस्थिति में कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को महसूस करता है। किसी के साथ किसी का मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर एक बच्ची जिसे नाम दिया गया था, तो उसके साथ बलात्कार हत्या हुई, कानून सख्त बनाया, मांग हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में जब तक समाज की भागीदारी नहीं होगी आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए जहां जहां गांव में, शहर में हमें अपना काम करने दो। केंद्र सरकार है वो अपना सुरक्षा का, विदेश नीति का, अन्य जो भी संचार व्यवस्था वो संभाले, बाकी तो हमें करने दे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि अदालत का, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई प्रदेश मानने को नहीं, चाहे पानी का मामला हो, चाहे सीमाओं का मामला हो, चाहे साहबानों का मामला, उसको उलट दिया जाता है। तो ये सारी स्थिति हमारे उसी संविधान के तहत
ऐसी बीज बोया गया है जो कोई दिशा नहीं दे रहा। हमें शिक्षा जो दी जा रही है उसमें कहीं संस्कार नहीं है। समाज और देश से उस शिक्षा के साथ कोई लगाव नहीं होता। वो जो पढ़ता है वो यही सोचने लग गया मैं और मेरी दुनिया, इसके अलावा कोई नहीं। ये सारी खामियां हमें इतनी दी गई है संविधान के तहत, वो आज के दिन सोचने का समय। खेती हमारी घाटे में आ गई, उसको खर्चे से जोड़ दिया, और पारंपरिक हमारे जो स्रोत थे पानी के वो खत्म कर दिए। पानी का हमारे बार बार संकट आता है। सबसे मोटा सवाल ये है कि हम सोचते नहीं है कि ये कैसी चुनाव प्रणाली दी है। एक गांव का मुखिया या प्रदेश का कोई भी व्यवस्था संभालने वाला हो, उसको खर्चे से जोड़ दिया। हमारे सरपंच से लेके एमपी से लेके, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, हमारे समाज के खर्च होते हैं, वो किसी के काम नहीं आते। एक बात तय करने के लिए खरबों रुपए खर्च होते हैं, और जो पैसा खर्च करेगा वो वापस उगाने की कोशिश करेगा। लोगों को आंख की शर्म भी खत्म हो जाती है। तो ये सारे इसमें हमें आम आदमी को, जो सच्चा और बात का धनी था, उसे चोर, उसे पैसे से, शराब से बिकने वाला बना दिया। तो ऐसी बातों के ऊपर आज जब कोरोना का संकट आया है तो हम इन बातों पर भी गौर करें कि आखिर व्यवस्था में क्या ऐसी कमजोरी है कि कोई कानून मानने को लिए तैयार नहीं है, कोई किसी बात को फॉलो करने के लिए, बात चाहे सरकार की हो चाहे प्रशासन की हो, वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब हमें सोचना चाहिए। आज के दिन देखिए सबसे बड़ा संकट है, आ गया संकट तो कोरोना का। अब जहां भी आपने ये एक लॉकबंदी कर दी और विभिन्न प्रदेशों से मजदूरी के लिए, पेट पालन के लिए अन्य प्रदेशों में गए हुए, आपने तो आश्वस्त किया था कि आपको अपने घर में ही एक इज्जत का रोजगार मिलेगा, वो आप 70 साल में नहीं दे सके। तो आज बंगाल से, बिहार से, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान, अलग अलग प्रदेशों से सारे लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और वहां उनकी कोई स्थिति नहीं। आज के दिन संकट आ गया। तो सबसे बड़ा जो आज आघात लगा है इस व्यवस्था में हमें, जो बाहर आपके भरोसे गए थे, अन्य प्रदेशों में गए थे, उनको ना तो स्थानीय सरकार संभालने के लिए तैयार नहीं, केंद्र के जो संस्थान है वो उसको केंद्र संभालने के लिए तैयार नहीं, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। आपके श्रम कानूनों का क्या हुआ? आप इसके लिए पाबंद नहीं कर सकते थे उस फैक्ट्री, उस मिल, उस संस्थान को कि आप इनको जब तक ये संकट है, इनकी खाने पीने की व्यवस्था, इनके दवा दारू की सारी व्यवस्था करें। नहीं, लोग पैदल निकल रहे हैं, उसको कोई संभालने वाला नहीं, उसकी दवा दारू का पता नहीं। और ये जो संकट आया, ये सब ने हमारी 70 साल की कमाई को सामने ला दिया है कि ये सरकारें, ये व्यवस्था आम आदमी की नहीं है। ये व्यवस्थाएं तो प्रजातंत्र में, तथाकथित प्रजातंत्र, जो कल पेट्रोल पंप पर तेल भर रहा था वो अपनी ही जिंदगी में खरबोपति हो गया। नाम आता है अंबानी परिवार का। हमने कोई 40 साल पहले अडानी का नाम नहीं सुना, कहीं बाबू था, वो आज खरबोपति हो गया। ये व्यवस्था हमारी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि आखिर ये बार बार संकट क्यों आ रहा है हमारे ऊपर, और आज के दिन भी हमें निर्णय लेना चाहिए। जो आज कानून व्यवस्था किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस और डॉक्टरों के साथ जो जातियां हो रही है, ऐसे समाज कंटक जो कानून व्यवस्था प्रशासन को मानने के लिए तैयार नहीं, समाज की बात मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे लोगों का हमें आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि चमड़े की जूती का ज्यादा असर नहीं होता जितना चांदी का जूत। ये मानने वाले नहीं है, चाहे तथाकथित जो भी वो जमाती हो, चाहे उसमें कुछ लोग हिंदू और सिख भी हो सकते हैं, अन्य भी कोई हो सकता है, लेकिन जिन्होंने किसी भी आदेश को मानने के लिए कभी भी वो तैयार नहीं हुए, उनका आप आर्थिक बहिष्कार करो, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई काम नहीं करवाना, तब जाके ये सही रास्ते पर आएंगे। ये सबसे बड़ा विचार नहीं है। ऐसी बातों पर सोचना चाहिए। आज कोरोना हमें कई बातें सिखा जाएगा, सोचने पर हमें मजबूर किया है, चाहे वातावरण शुद्ध हुआ है, चाहे आपस में प्रेम बढ़ाए, और सब कुछ चाहते हैं कि भाई ये फालतू की विलासिता के खर्चे गलत हैं।
हमें अपना जो पुराना जीवन है उसी पद्धति से जो बुजुर्ग ऋषि मुनि दे गए हैं उसी पर चलें, तभी कोई रास्ता बनेगा। जी अब क्या कमेंट आ रहे हैं? नाम महाराज, जय माता दी। अब आप फरमा दीजिए हुक्म। किसी को कोई सवाल पूछना चाहता है इस व्यवस्था के बारे में तो मेरे से पूछ सकता है। एक जने का है हुक्म। क्या? बिहारी लाल बालन करके है, पूछ रहे हैं आदरणीय देवी सिंह जी, संकट के इस घड़ी में बुजुर्गों और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई लक्ष्मणगढ़ से एक बंधु हमारी बात ये पूछ रहे हैं कि इस संकट में बुजुर्ग और युवाओं को क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने कुल मिला के सार की बात सब इसमें मैंने कह दी है। कर्जा विदेशों से ले रखा है, आज बिना टैक्स के आपका न कपड़ा है, लोग हैं उनको लुटाया जा रहा है। तो हम विचार करें, हमें बोलना चाहिए, हमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को संकट में नहीं डालना, लेकिन हम अपनी बात तो कहें। तो मेरा ये बुजुर्गों से निवेदन है कि आप अति मोह में ना आए। आप अति मोह में आएंगे तब आपका जो भी संतान है वो बिगड़ेगी, रास्ता नहीं ले पाएगी सही। और युवाओं से मुझे ये कहना है कि देखिए, ये जीवन जीने को मिला है, हंसी खुशी गुजारिए, सिर्फ अपने लिए मत जियो, परिवार, समाज, देश के लिए जियो, तब जीने का आनंद है। अपने लिए तो पशु जीते हैं, पशु ने उसके आगे चारा डाल दिया, चारा चबा लिया, गोबर कर लिया, वापस चढ़ने लग जाता है। ये जिंदगी नहीं है हमारी युवाओं। युवा साथियों, आप अपने आप के बारे में सोचो कि मुझे वो लक्ष्य है मेरा, और वो लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, और मैं समाज और देश में मेरे परिवार का नाम ऊंचा करूंगा। जी एक जना पूछ रहे हैं कि हमारे कुछ बंधु बाहर बैठे हुए हैं, उनको लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सरकार की योजना? ये मैंने कहा, आपने पूछा कि जो बाहर हमारे बंधु बैठे हैं, ये सरकारों की व्यवस्था की जिम्मेवारी है। आप किस बात का टैक्स ले रहे हो हमारे से? आप कहीं भी हमें नहीं छोड़ रहे, ना सड़क पर छोड़ रहे, ना घर पर छोड़ रहे, हर एक चीज पर टैक्स है। जब संकट आए, और हमें सरकार की कहां जरूरत है, हम अपना अपना पेट पालन कर रहे हैं, लेकिन जब संकट आया है उस समय हमें कोई संभालने वाला नहीं है। सरकार की, प्रशासन की जिम्मेवारी है। समाज तो अपने स्तर पर कर ही रहा है। जो भी दूसरे प्रवासी मजदूर या भाई आ जाते हैं तो उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन समाज ये बात देखे कि ये सरकार, ये व्यवस्थाएं नकारा हो चुकी है, ये किसी की नहीं है, ये झूठे वायदे करते हैं और करते कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन है जी, धार्मिक बहिष्कार करने से क्यों डरते हैं? धर्म की परिभाषा प्रमाणित की जाए, धर्म के विरोधियों के क्या धर्म और शैला बदलते रहते हैं, सर्वजन के सामने स्पष्ट करें। देखिए, धर्म की मैं बात नहीं कर रहा। जो समाज कंटक हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो सकता है, जो समाज को नहीं माने, जो व्यवस्था को, सरकार को, व्यवस्था के प्रणाली के अंदर जो भी लोग हैं सबको नकार दे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उनको बचाने के लिए, जिंदगी देने के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ये कभी नहीं मानेंगे। इसलिए किसी भी जाति धर्म का हो, ऐसे समाज कंटकों का आप आर्थिक बहिष्कार करो। ना उनसे हमें कोई ईंट लेनी, ना बजरी, ना गाड़ी ठीक करानी, ना रंग कराना, ना सब्जी लेनी, ना उससे फल फ्रूट लेने, कोई भी आप आर्थिक व्यवहार उसके साथ बंद कर दीजिए, सब रास्ते पर आ जाएंगे। हुक्म, एक सवाल है, राजस्थान से बाहर गए हुए हाँ, अपने देहात के मजदूरों को वापस लाने का प्रयास बताएं हुक्म, जब लखपतियों के बच्चे दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। हाँ, ये मैंने कहा। आपने पूछा कि जो प्रवासी लोग हैं संकट में हैं, कैसे आए। सवाल ये उठता है, ये सरकारें ये व्यवस्था सोचती क्यों नहीं? वो मजदूरी कर रहे हैं, जब भी उनको हफ्ता या महीने के दिन, 2 महीने में भुगतान होता है, वो बैंक की प्रणाली से सीधे अपने घर पर ऑनलाइन भेज देते हैं। अपने पास 200-500 रुपए बचा के रखते हैं, वो आज खत्म हो चुके हैं। कौन व्यवस्था करे उनकी? इसलिए सबसे बड़ा संकट वो जो प्रवासी लोग गए हुए हैं, चाहे दुकान में रहा हुआ है, चाहे कहीं मजदूरी कर रहा था, उनकी व्यवस्था सरकारें करे,
वरना ये सरकारें निश्चित तौर पर आम आदमी के सामने फेल हो चुकी हैं, इनका कोई प्रयास नहीं है। आप अच्छे अच्छे संपन्न लोगों को तो भिजवा रहे हैं, विदेश से आप ला रहे हो, कोटा में पढ़ने वाले को भेज रहे हो, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन उस मजदूर का कौन? जो साधारण आदमी वहां रोजगार करने गया उसका कौन? उसको कौन लाएगा? आपने खुला छोड़ दिया, वो मर रहे हैं, भूखे हैं। ये हमारे पास रोजाना सैकड़ों टेलीफोन मेरे पास आते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, इससे वो मुंह ना मोड़े, आज भी संभाल ले, तब भी बहुत बड़ा संकट टल जाएगा, नहीं तो बीमारियां और ज्यादा घेरेगी, वो और ज्यादा ग्रसित होगा और वो संकट संभाले नहीं संभलेगा। एक जना कह रहे हो ये जो बिजली के बिल और जितने भी अभी किश्तें लोगों की लॉकडाउन में है, उसको सरकार माफ करेगी क्या? हुक्म, 3 साधुओं की हत्या पर आपका क्या कहना है हुक्म? मैं यही कह रहा हूं, जैसे मैंने बताया निर्भया के साथ दिल्ली में हुआ, कोई इस व्यवस्था के अंदर सुरक्षित नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, पुलिस व्यवस्था पास खड़ी रही, उनको बचाने तक का प्रयास नहीं हुआ, ये सारा इस कानून व्यवस्था में कभी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ 100 साल पहले समाज की व्यवस्था होती थी, एक एक गांव में 20-20, 30-30 लोग कंवारे मर जाते थे, शादी नहीं होती थी। मजाल है कोई घटना हो जाए, कोई किसी के गलत शब्द नहीं कह सकता था, पर वो समाज का नियंत्रण था। आज जो भी व्यवस्था है, पानी है, बिजली है, सफाई है, कुछ भी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सब कहते हैं कि सरकार करेगी, सरकार करेगी, और सरकार हर क्षेत्र में निष्फल हुई है। कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। समाज का रोल होना चाहिए। आप समाज की भागीदारी गांव में, मोहल्लों में, शहर में होने दो, उनको धीरे धीरे अधिकार दो। ये कानून और लिखित व्यवस्था से कुछ नहीं हो सकता। हमारा देश संस्कारों और परंपराओं से चलने वाला देश है, जो समाज के माध्यम से चलता था। आप ये छूट जब तक नहीं दोगे, कोई रास्ता 17 साल में नहीं बना, आने वाले 100 साल में भी नहीं बनेगा। हुक्म, भवानी शंकर जी पूछ रहे हैं कि जो देसी नुस्खे हैं उसके ऊपर आप मार्गदर्शन दीजिए। मैंने देसी नुस्खों के बारे में बताया ना, आज के दिन संकट है, बाकी तो मैं अलग अलग समय पर बताता रहता हूँ। मैंने 2 पुस्तकें भी, रसोई के अंदर ही सारे इलाज हो जाएं, वो बताया था। मैं फिर बता दूं आपको कि आप प्याज, लहसुन और अदरक, इनका रस 5-5 बूंद निकाल के गर्म पानी के साथ पी लो। जो प्याज लहसुन नहीं ले सकता, वो कैप्सूल में डाल के ले ले। वो भी ना ले तो बालिग है, वो 1 चम्मच हल्दी घर की पिसी हुई गर्म पानी या गर्म दूध में रात को सोते हुए समय ले। छोटा है तो उसको आधा चम्मच, चौथाई चम्मच दे। और गिलोय बेल आती है, उसका काढ़ा हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता। गिलोय वटी जो गोली आती है पतंजलि की, उसमें आप सुबह सुबह शाम 1-1 गोली लो और उसके साथ आप गर्म पानी पियो। आप दिन में 2-3 बार भाप भी लीजिए। आप तुलसी के 5 पत्ते रोजाना चबा के निकलिए। छोटी उम्र वाले को 4, 3, 2, 1 आधा तुलसी का पत्ता दो। मेरी गारंटी है कि आप साल भर लोगे तो साल भर के बाद में आपको कभी बुखार नहीं आएगा, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको ये वायरस, ये बीमारियां कोई घेर नहीं सकती। जी हुक्म, एक सवाल ये भी है कि कोरोना के नाम पे घोटाले बहुत सारे हो रहे हैं और गांव तक पूरी सरकार जो भी योजनाएं आ रही है कोरोना के नाम पे गांव के लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ये व्यवस्था में घुन है कि ये जो जिस हिसाब से दानदाता हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी अपनी तरफ से अपनी निधि दे रहे हैं, राशन पानी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आप उदाहरण देख लीजिए कि जो शहर के अंदर दानदाता, राशन प्रणाली जो भी है उसका योगदान देता है, वो कहाँ बढ़ता है? शहर में। और सही पात्र को मिलता नहीं, एक जगह लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये भी व्यवस्था करने में नाकाम रहा है हमारा प्रशासन कि आप ये तो व्यवस्था कर दो, हम विदेश से आक्रमण होता है उस समय सारी व्यवस्था संभालते हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो आप ये राशन आम आदमी तक पहुंच में नहीं आ रहा? गांव को तो बेचारे को कोई गिनता ही नहीं। कौन जा रहा है गांव के अंदर? कौन संभाल रहा है गांव के उस गरीब को? इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर हमें सोचना चाहिए। और मेरी ये फिर अपील है, संकट है तो प्रशासन
और सरकार इसको संभाले, आम आदमी तक राशन व्यवस्था, दवाई पहुंचे। आपने लॉकबंदी कर दी, कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है, जरूरत है इसकी, लेकिन उसको संभालेगा कौन? उसके छोटे छोटे बच्चे, किसी का रोजगार नहीं है, किसी के ऊपर किस प्रकार का संकट है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये इस प्रकार के घोटाले नहीं हो। मैंने आज से बहुत वर्षों पहले 89-90 में 1 लाख रुपया अकाल पड़ा था, तो आपदा कोष अकाल के नाम पर एक अलग बनाया गया था, वो मैंने दिया। आज तक मैं पूछ रहा हूं कि वो मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ। उन्होंने दूसरे हेड में बदल दिया। तो ये साजिश है, ये संकट होता है, लेकिन निगरानी के लिए हमारी इस व्यवस्था में सब कुछ किया हुआ है, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज सोचिए, मेरे पर संकट है, मैं किसको कहूं, किसको अपनी दास्तान सुनाऊं? गांव में अगर मुखिया होता तो सुन लेता, चाहे जिले में होता सुन लेता, लेकिन आज हमारी बात सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए कोई तैयार नहीं। हुक्म, एक सवाल आया है, भैरव सिंह जी कर रहे हैं कि किसानों का अनाज घरों में पड़ा है, मंडियां बंद है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, किसान परेशान है। किसान के ऊपर तो संकट है। देखिए, किसान खेती करता था इस देश में और वो उसका कोई खर्चा नहीं लगता था, तब हमारा देश सोने की चिड़िया था। घर का हल होता, घर का बीज होता, कटाई बढ़ाई हम आपस में मिलके कर लेते, अड़ोसी पड़ोसी, बिना खर्चे के, चाहे 4 क्विंटल ही अनाज हो, चाहे 20 हो, मेरा खर्चा कुछ नहीं लगता था। ये विदेशियों के दबाव में आके हमारी सरकार ने कह दिया कि नहीं, आप तो यूरिया, DAP डालो, आप ये पेस्टिसाइड दवाइयां छिड़को, जिससे हमें खर्चे से जोड़ दिया। हमारी कुल देश की औसत जो होल्डिंग है खेती की, वो एवरेज आता है 6 बीघा एक परिवार का। अब हमें लाके यहाँ विदेशी कंपनियों ने यहाँ की सरकारों से मिलके लाइसेंस ले लिया ट्रैक्टर बनाने का, और हमें अलग अलग कहा ये किस्तों पर देंगे, आप तो खेती एक रात में ही कर लोगे। अरे कर तो लूंगा, बाद में उस ट्रैक्टर का क्या करूंगा? इसका तो 365 दिन ब्याज का पहिया चलता रहता है। मैं तो बर्बाद हो गया आपका ट्रैक्टर लेके, लेकिन आपने खर्चे से जोड़ दिया। इसके ऊपर व्यवस्था सरकार सोचे कि हमें खर्चे से मत जोड़ो। हमारी परंपरा थी शून्य आधारित खर्च की अर्थव्यवस्था, उसको आपने हर जगह खर्चे से जोड़ दिया, इसलिए हम घाटे में आ रहे। नहीं तो हमारे तो एक एक घर में इज्जत का रोजगार होता था, उसके साथ जातियां बनी, चाहे वो कुम्हार है, वो मिट्टी का बर्तन बनाता, जुला कपड़े बनाता, सोनार है, दूसरी जो भी हमारी व्यवस्थाएं थी, सब अपना अपना इज्जत का रोजगार करते थे। तब हम आज से 200 साल पहले दुनिया में 33% एक्सपोर्ट हिंदुस्तान अकेला करता था। तो ये सारा जो कुटीर उद्योग को खत्म करना, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा संकट है। उसको इज्जत का रोजगार घर आंगन में मिले, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ व्यवस्था नहीं करती। आज मैं कुछ बना भी लूं, एक किसान है, वो अनार पैदा करता है, चाहे वो उसमें किन्नू पैदा करे, एक साथ फसल आती है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो सकी सरकार से कि उसको आप डिब्बा बंद कर दो तो कई अरसे तक वो चलता रहेगा। एक साथ जब बाजार में माल आता है, कोई खरीदार नहीं। आज मंडियों के अंदर गेहूं सड़ रहा है, कोई खरीदार नहीं, उसके साथ ठगी होती है, बीच में कमीशन खोर बैठे हैं, तेरा माल रिजेक्टेड है, आप पैसे दो तो आपका माल स्वीकृत हो जाता है। और सरकार जब खरीद के लिए कहती है कि मैं आपको सही कीमत दिलाऊंगी, और वो उसमें नाम मात्र का 25 क्विंटल का बहाना करके और उससे अलग हो जाती है, तो ये व्यवस्था हमारे कभी भी किसान के हित में नहीं हो सकती। जी हुक्म, राजाराम जी जानी ने एक सवाल करा है, जिस प्रकार से डॉक्टर और पुलिस पर कोरोना पेशेंट हमला कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से व्यवहार दिखा रहा है समाज कि जो उसकी सुरक्षा कर रहा है, जो उसकी जान बचा रहा है, उसके ऊपर थूक रहे हैं, बीमारी फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन कानून से नहीं होता। जब तक समाज का सोच ठीक नहीं होगा तो ये कानून कुछ नहीं कर सकते। कानून तो हजारों की संख्या में है हमारे देश के अंदर, लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन उससे कभी ना तो न्याय मिला ना मिल सकता है। इसलिए इन लोगों की जो दिमागी स्थिति है उसको ठीक करना जरूरी।
हाँ क्या हुआ? पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पढ़ लेता हूँ। ये हुक्म जी अजय सिंह जी राठौड़, ये तुलसी का पत्ता वास्तव में बहुत गुणकारी है। इसे आप बराबर लेते रहोगे तो मेरी गारंटी है कि 1 वर्ष के बाद में कभी आपको बुखार नहीं आएगा, आपको जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। ये जो विषाणु जिस प्रकार के वायरस आते हैं ये कुछ नहीं कहेंगे आपको। इसलिए तुलसी का प्रयोग करो। घर आंगन के बीच में एक प्याले के अंदर पानी डाल के तुलसी के पत्ते डाल दो और घर वाली जो भी माँ है बहन है उसकी जिम्मेवारी दे दो कि सब बच्चों को बड़ों को वो हाथ से उनको तुलसी दे। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और बाहर भी जाओ तब आप तुलसी के पत्ते धो के उनको छाया में सुखा के छोटी डिब्बी में रख लो। जहाँ तुलसी का पौधा नहीं मिले आप सूखा पत्ता भी ले सकते हो। तो ये सारे आप अगर पूर्व में व्यवस्था कर लो, पानी आने से पहले आप व्यवस्था कर लो, पानी आने के बाद में बांध नहीं बनते। जी ये एक सवाल आया है कि बीकानेर जिले में कोलायत में मजदूरों का चालान काटा जा रहा है। ये मैं पूरी बात चालान की समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है ये आम आदमी के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ में ही जाती है। और ये व्यवस्था जो प्रजातंत्र तथाकथित प्रजातंत्र है जो भारी उद्योगों के उद्योगपतियों ने यूरोप में चालू किया था, ये सब बड़े लोगों की व्यवस्था है। इसलिए मजदूर पिट रहा है, किसान की हालत खराब है, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं। उसको बीज के नाम पर ठगी जाता है कि ये बीज अगर गलत आ गया, उगा ही नहीं है या उसके बीज के बाद में फसल में लग नहीं रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे घोटाले कितनी बार हो गए। तो ये व्यवस्था में घुन है, इसको सुधारना हमारी जिम्मेवारी है। इसके बारे में सोचो, समय समय पर बोलते रहिए जो आपको सही लगे, किसी का नुकसान नहीं हो, किसी के ऊपर संकट नहीं आए। आप अपनी बात कहिए, कहते रहोगे तब दिशा बनेगी। आपस में समाज में चर्चा होगी, निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। जी देखिए प्रवीण जी, ऐसा है कि ये राशन डीलर हैं, ये व्यवस्थाएं हैं, ये सब में कमियां हैं। पर हम क्या है कि समय पर बोलते नहीं। कोई हमारा समाज का या भाई ने अगर वो राशन डिपो ले लिया तो हम थोड़ा चुप हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। गलत करने वाला कोई हमारा भाई सगा नहीं है। आप बोलिए उस बात के ऊपर, और कोई बात है तो मुझे उसके बारे में आगाह कीजिए, मैं अपने स्तर पर भी कार्रवाई करूंगा। लेकिन आप अपनी बात कहिए, मुखर होइए, तब रास्ता बनेगा। हाँ, ये बात मैंने कही है कि लोग वहाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, अलग अलग प्रदेशों में, गुजरात में फंसे हुए हैं। और मैंने यही कहा है कि ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, व्यवस्था की जिम्मेवारी है कि पहले तो उनके खाने पीने, दवाई की व्यवस्था करे और उनको अपने अपने प्रदेशों में पहुंचाने की व्यवस्था उनकी जिम्मेवारी है। वो हमें हमेशा हमारे से टैक्स किस बात का लेते हैं? हमारे नाम पर ये 50-50 हजार का एक एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा कैसे ले रखा है? और समय जब संकट आता है, चाहे अकाल पड़े या ऐसी बीमारी आ जाए, ऐसे समय अलग किनारे हो जाती है सरकारें। ये उनकी व्यवस्था जिम्मेवारी है कि उनको ससम्मान अपने घर तक पहुंचाए, उनकी व्यवस्था करे और अलग से आर्थिक मदद दे उनको। जी मत कोई बोलेगा ना। जी कैमरों को ना हिलाया जाए, आगे बढ़ो। यहीं से बोलना।
ये तो कह दी बार। ये बात एक डूंगर सिंह जी तैनदेसर है हमारे बीकानेर जिले के, जो अपने डोनकणसर तहसील में भी ऐसे जरूरतमंदों को सब जगह राशन व्यवस्था वगैरह कर रहे हैं। इन्होंने पूछा है, कहा है कि बाजार के अंदर काला बाजारी हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है। हर समय ऐसा होता है, जब भी किसी आम दिनों में किसी वस्तु की कमी आ जाती है और वो खुले आम काला बाजारी करते हैं। और ये जो एक संकट काल है उसमें भी अगर काला बाजारी करे तो ये जिला प्रशासन के लिए, प्रदेश की सरकार के लिए डूब मरने की बात है कि ऐसे संकट में उनको ये भी भय नहीं है कि कोई सरकार और व्यवस्था प्रशासन है, हमारे ऊपर संकट आ जाएगा अगर हमने काला बाजारी की तो। लेकिन वो खुले आम काला बाजारी करें। इसके उदाहरण भी हैं, मीडिया में आ रहे हैं कि काला बाजारी करते हुए पकड़े गए। इसका मतलब पकड़ में तो एक दो आते हैं, बाकी लगे हुए लोग। तो आपका सूचना तंत्र फेल है, आपके पास सीआईडी है, आपके पास अन्य व्यवस्थाएं, पुलिस है, चाहे अलग अलग रसद विभाग के लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं आखिर? इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि अगर इस संकट के समय भी खाने पीने की चाहे दूसरी चीजें हैं उनकी काला बाजारी हो, फिर कहां जरूरत है हमें प्रशासन की, सरकार की? हम अपनी व्यवस्था अपने आप चला लेंगे और चलाते ही हैं हमने घर के अंदर, अपने खेत के अंदर। कहां सरकार का क्या रोल है इसमें? तो ये सोचने की बात है कि इस संकट के समय में भी लोग चूक नहीं रहे, क्योंकि प्रशासन और कानून व्यवस्था सरकार का भय नहीं है। जी हुक्म एक सवाल है, हुक्म कमियां चारों ओर है, सुधारने में समाज का क्या योगदान हो सकता है? देखिए, कमियां, ये बात सही है कि कमियां सिर्फ गिनाते रहें वो ठीक नहीं है, उसमें सुधार क्या हो। आप जब तक समाज का योगदान नहीं होने देंगे कुछ भी व्यवस्था सुधर नहीं सकती। इसी हमारे भारतीय समाज के बुजुर्गों ने पानी की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में की हुई थी, कभी भी पानी के कारण से गांव छोड़ने की नौबत नहीं आई। लेकिन 70 साल में इन्होंने उन स्रोतों को ऐसा छोड़ दिया, आप नया तो कुछ बना नहीं सकते, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने इतनी बड़ी निधि दी हुई थी वो खत्म कर दी। आप जिस सारी इस व्यवस्था के अंदर, चाहे कानून व्यवस्था है, ये समाज के बगैर कभी भी संभव नहीं है। और ये आपने ऐसी शिक्षा, ऐसी व्यवस्था दे दी कि आज कोई भी भटका हुआ बालक जेब कतरा हो जाए, मोटरसाइकिल चोरी करे, मर्डर करे, रेप करे, और आज उसके माता पिता, घर वाले उसकी पैरवी में खड़े होते हैं। उनका शर्म भी खत्म हो गई है। अगर इस प्रकार का कोई कर देता तो कभी भी वो सीधा समाज के अंदर सर ऊंचा करके नहीं चल सकता था, जिसने भी ऐसा क्राइम किया है। लेकिन इस व्यवस्था ने ऐसा कर दिया कि आज माँ बाप अति मोह में आ गए और कोई भी कैसा भी गलत काम करे वो उसके पैरवी में खड़े हो जाते हैं। समाज का कोई भी उनको शर्मसार भी नहीं है। लोग आजकल बोलना भी बंद कर दिया कि हम कहेंगे बिना कारण नाराज हो जाएगा। तो ये समाज का जब तक रोल नहीं होगा तो माँ बाप भी नहीं सुधर सकते। बच्चा तो एक कुमार की माटी है, उसके आप कोई भी रूप दे दो, चाहे आप कृष्ण भगवान की बांसुरी पकड़ा दो तो वो मट्टी कृष्ण भगवान का रूप हो जाएगा, और उसके 10 माथे लगा दो तो रावण का रूप हो जाएगा। बच्चे को तो कोई दिशा देने वाला चाहिए, पर हम अति मोह में उस बच्चे को कुछ कह नहीं रहे और इसलिए वो भटकता जा रहा है। और ये जो समाज का जो एक बहुत बड़ा हथियार था कि गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, उससे नियंत्रण होता था। समाज का रोल आपने खत्म कर दिया। हर जगह कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। अरे कानून व्यवस्था क्या करेगी? आज जिस प्रकार एक बच्ची के साथ दिल्ली में ही एक बस के अंदर जो घटना हुई थी, रेप हुआ फला, अब उसको इस व्यवस्था देखिए आप, अदालतें इतनी बना दी कि कोई कभी न्याय नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट कौन लड़ सकता है? हाई कोर्ट कौन लड़ सकता है? मैंने एक अधिकारी के खिलाफ मान आने का दावा किया, 32 साल बाद में फैसला आया है उसके खिलाफ, अब वो फिर अपील में चला गया। तो इस व्यवस्था में कभी भी समाज के बगैर रास्ता नहीं बन सकता। समाज को आप अपना काम करने दो। पानी की व्यवस्था वो संभालेगा, सफाई हम करते थे, सारी व्यवस्था समाज देखता था। आप हर जगह सरकार का जिस प्रकार से दखलंदाजी होती जा रही है,
व्यवस्था कभी दिशा नहीं ले सकती। ये देखिए, आपने एक सवाल किया है कि हिंदू भयभीत है और मुसलमान समाज है वो इकट्ठा होके अपना रोल अदा करता है, चाहे वो गुस्सा दिखाए चाहे वो कानून हाथ में ले। ये किसने किया है? इनकी गलत मांग जैसी भी थी, इन्होंने मांग की कि हमारा अलग देश होना चाहिए। अरे पाकिस्तान बना दिया, फिर आपका यहाँ क्या रोल है? आप कह रहे हैं कि हमारा तो पाकिस्तान बनना चाहिए, बन गया, और यहाँ रह गए। तो आप जो परिवार है, प्रेम से कानून व्यवस्था, आदेश, समाज, इन सब का मानना भी आपके लिए जरूरी है। वरना चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे अन्य कोई समाज हो, जब तक इस प्रकार से आप कानून हाथ में लोगे, दूसरा जो भी धर्म का आदमी है उसे परेशान करोगे, तो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप हमारे पड़ोस में रहो। इस देश की व्यवस्था के अंदर ये घुन लग रहा है। इसलिए सबको कानून व्यवस्था परंपरा को मानना चाहिए, भाइयों की तरह समाज की तरह रहो। ये इकट्ठा होके हमला करना, किसी कानून व्यवस्था को, आदेश को मानना नहीं, ये आपके लिए बहुत बड़ा संकट ला रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक समाज विशेष के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो रही है। इसलिए विचार करो, समाज के जो अगुवा लोग हैं वो बताएं ये क्या बनाया आपने तबलीगी जमात, जो किसी व्यवस्था को नहीं माने, और जिस प्रकार से लोगों को आपने, जो आपको बचा रहा है, जो आपका संकट टाल रहा है, आपका इलाज कर रहा है, उसके ऊपर आप थूकते हो, गंदी गालियां देते हो, छेड़खानी करते हो नर्सों के साथ। ये कभी भी इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। आप इकट्ठे हो जाते हो मोहल्ले के अंदर। आप जिस प्रकार का रोल कर रहे हो ये कभी भी समाज को पसंद नहीं आ सकता। ये घृणा नहीं फैलनी चाहिए। प्रेम से रहो आपस में, जैसा भी है हम सदियों से रहते आए हैं। ये विचार करने की जरूरत है। ये एक डूंगर सिंह जी का फिर सवाल आया है कि जो सत्ता में हैं वो पावर में आने के बाद में आम लोगों की सुध नहीं लेते। ये देखिए, हमें इस प्रकार के संस्कार डाले, ऐसी प्रणाली दी है। जरूरत पड़ती है जब चुनाव आते हैं तब तो किसी का वो भाई किसी के समाज का निकल आता है, सब उसके साथ लग जाते हैं। पर आपने मतदान किया और उसके बाद में हम सवाल नहीं करते तो हम खुले हो जाते हैं। मैं भी राजनीति में रहा हूं, तो आप सवाल पूछिए, जो आपको गलत लगता है वो कहिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये चुनाव प्रणाली हमारी नहीं है, सही तरीका नहीं है ये चुनाव प्रणाली का। हमारा आपस में सरपंच का चुनाव आते ही 2 पार्टियां कर दी आपने गांव में, जो परमानेंट हो गई है, मुफ्त में लड़ते हैं, वो उसको काम नहीं करने देगा। ये क्या व्यवस्था है? तो ये जो व्यवस्था में एक दोष है, चुनाव प्रणाली को सुधारिए, ये तरीका ठीक नहीं है। और जो सत्ता में आ गए और उसके बाद आम लोगों की सुध नहीं लेते हैं, उनको आम जनता को तुम्हारी कौन सी जागीर छीन लेंगे, तुम्हारी कौन सी फीस उतार लेंगे, कौन से स्टार छीन लेंगे आपके? आप तो दाता हो। आम जनता तो कुर्सी देने वाली है, वो दाता है, जिसको चाहे कुर्सी पर बैठा दे, जिसको चाहे नीचे गिरा दे। आपको क्या भय? आप सीधे सवाल किया करो। जो राजनीति में है, पदों पर है, सत्ता में है, तो ये जब तक आप नहीं करोगे और मुलाहिजा रखोगे तब रास्ता नहीं बनेगा। जी, ये देखिए, जैसलमेर में चाहे रेवंत सिंह मांडवा के साथ जिस प्रकार जाति करके हत्या कर दी गई, ये कोई पहली घटना नहीं है जैसलमेर में, ये पूरे देश में है, चाहे यूपी है, चाहे महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब जगह हो रहा है। और कानून हमारा ऐसा है कि वो कानून के अंदर आगे जाके बच जाते हैं। लेकिन इसमें जो आज के दिन सत्ता में प्रभावी हैं, वो ऐसा गलत काम करने वालों के लिए भी पैरवी में खड़े हो जाते हैं। और हम दूसरे जो लोग हैं, रेवंत सिंह के जो भी शुभचिंतक हैं, वो हम बिखरे बिखरे नजर आते हैं। हमने जैसलमेर में देखा है, ऐसे कई नेताओं को मैंने देखा है जो पैसों से बिके, कुर्सी के, सत्ता के पीछे बिके हैं।
आप जब तक खरी खरी नहीं कहोगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। बाकी ये घटना निंदनीय है और ये अगर हम आज नहीं चेते तो ऐसी घटनाएं रोजाना होगी। आप सरकारों का और व्यवस्था प्रशासन को भूल जाओ। ऐसे कई कांड हुए, चाहे चतर सिंह कांड हुआ जैसलमेर में, उस समय भी दूसरी पार्टी की सरकार थी, वो भी उस समय किसी को न्याय समय पर नहीं मिला, सबको सड़कों पर आना पड़ता है। तो इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। आप खरी खरी कहना शुरू करो, सामने आओ, लुके छुपे मत रहो। कहीं गए हम बिलो? मतलब ये जो एमपी है वो खुल के आके लोगों को सुझाव नहीं दे रहे, बस घर में बैठे हैं, ये बोल रहे हैं। और ये एमपी कोई बीकानेर का कोई एमएलए का सवाल नहीं है, ये व्यवस्था में गुण है। आप बोलना शुरू करोगे तभी रास्ता बैठेगा। मैं हर जगह बोला हूं, मेरे क्या फर्क पड़ता है? ये सब चीज कुर्सी सत्ता नहीं होती। आप बोलो और नहीं बोलोगे तो इसी प्रकार से आपके साथ ठगी होती रहेगी। बार बार ये पदों पर आते रहेंगे और आप अपनी जगह रोते रहोगे। ये ठीक नहीं है। ये आत्मा आपकी मर रही है, आपकी आत्मा की आवाज को बाहर निकालो। आपका कौन बिगाड़ सकता है? कोई। आप किसी का दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाओ, किसी की बुराई मत करो, लेकिन जो खरी खरी है वो बात तो मौके पर कहनी चाहिए। जी नहीं, ये बात ऐसा है कि मैंने सारी बात कह दी। ये बात निश्चित तौर पर प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास भी पहुंचेगी और इनसे बात करने में कोई सार नहीं है। पहली बात तो ये अप्रोचेबल नहीं है, इनसे बात करना भी मुश्किल है, और हो भी जाए तो हम लॉलीपॉप दे देते हैं, तो उससे रास्ता नहीं बनता। जो जिम्मेवारी आपने संभाल ली, लोगों ने आपको सत्ता दी है, कुर्सी पर बैठा है, प्रशासन को जिम्मेवारी दी है कि आप जिला संभालोगे, तो उसके बाद में जिम्मेवारी इनकी बनती है। ये संकट आया, संकट तो टल जाएगा, लेकिन जो आज संकट में हैं, दुखी हैं, उनको कौन संभालेगा? ये शर्म से डूब मरने की बात है सरकारों के लिए और प्रशासन के लिए कि संकटग्रस्त लोगों को, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह करने वालों को तो आप जेलों के अंदर मुर्गे खिलाते हो, और आज आम आदमी संकट में आपके भरोसे दूसरे प्रदेशों में गया था और आज उसके ऊपर संकट आया, आप उसे संभाल नहीं रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है। जी जी काफी हो गया जी। बहुत बहुत आभार जो आज इस व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। ये संकट आया है, टल जाएगा, पर जिस प्रकार से डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, दानदाता है, अन्य और भी सहयोगी हैं, कोई दवा चिकित्सा में अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं, कोई गांव को संभाल रहा है, कोई शहर को संभाल रहा है। ये दायित्व है, ये हमारे संस्कार हैं समाज के, ये हमारे खून में। क्या हमारे पर संकट आएगा तो समाज कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। मैं देख रहा हूँ अड़ोस पड़ोस से समाचार मिल रहे हैं, जो भी ऐसे प्रवासी मजदूर रास्ते चलते पैदल आ गए, सब उनकी व्यवस्था करते हैं। तो ये समाज तो संभालेगा, लेकिन आप अपना जो दायित्व निभा रहे हैं, ये जिम्मेवारी भी है, लेकिन आप इस सामने मौत खड़ी है, उसके बावजूद भी चिकित्सक अपना करते हुए निर्वहन कर रहे हैं, पुलिस वाले भी रात दिन खड़े हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ये जो सोच कोरोना के माध्यम से हमारे पास आए, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में, चाहे कानून व्यवस्था में, पुलिस के पास, कृपया यही सोच बनाए रखिए तो आनंद आ जाएगा।